हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है हमारी 7th क्लास है बेसिकली, और हमारे अतीत सेकंड बुक को हम लोग देख रहे हैं। उसी का आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 आपका प्रारंभ करेंगे। और चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत हम देख रहे हैं एक जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसने वाले समुदाय। पहला बीच में मैं कुछ चीजें आपको इसमें बता चुका था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर एक बार हम इस चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीजों को हमने पढ़ा था, 6 चैप्टर्स में बचा हुआ था। चलिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, इसमें 2-3 चीजें दी हैं। एक दिया है आपका जनजातीय, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जनजाति कौन है, खानाबदोश कौन है, और एक जगह बसे हुए समुदाय के जो लोग हैं वो कौन है। ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं, तभी आप इन सब चीजों पर बहुत अच्छे से स्पष्ट आपका कर पाओगे और आप इनको देख भी पाओगे। क्लियर है? देख लिया आप लोगों ने? अब देखिए, जैसे पिछले चैप्टर जब हमने एक लेक्चर इसका किया था, तब हमने इन सारी चीजों को पढ़ लिया था। जैसे कैसे लोग भारत के उपमहाद्वीप के हिस्से में कैसे लोग आपका रह रहे थे, कैसे यहाँ समाज आपका वर्ण व्यवस्था के अनुसार आपका चलता था, ब्राह्मणों के द्वारा जो आपके सुझाव दिए गए थे उनके नियम थे, कुछ छोटे बड़े राज्य थे, ऊंच नीच तथा इस तरह की अमीर गरीब का फैसला बढ़ा हुआ था। दिल्ली में के जो आपके सुल्तान थे और आपके मुगलों के काल में भी आपका समाज आपका श्रेणीबद्ध था और बहुत जटिल प्रक्रिया में आपका बटा हुआ था। ये सारे मुद्दे, ये सारी चीजों को हमने इन पर गौर करके एक एक करके इनको हमने आपका देख लिया है। ठीक। और कह रहा है कि बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज है, और कह रहे हैं जो आपका बड़े बड़े शहर हैं उनसे अलग है जनजातीय समाज। जैसे मैंने पिछले चैप्टर में आपको जब ये चैप्टर पढ़ा रहा था, एक लेक्चर इसमें हुआ था, तब मैंने आपको जनजाति के बारे में समझाया था कि आप किसको कहेंगे कि ये लोग आपके ट्राइबल हैं, ये लोग आपके जनजाति हैं, और आप किसको मानेंगे कि ये आपके जनजाति हैं। चलिए, कितने बच्चे ऐसे हैं जो बताएंगे कि ये आपके जनजाति हैं, हम इनको आपका ट्राइबल मानते हैं। कौन बच्चा बताएगा? चलिए, है कोई बच्चा जो हमको बताए? देखिए, चलिए मैं ही पढ़ना शुरू करता हूं। देखिए, कह रहे हैं कि बड़े शहरों से पड़े हैं जनजातीय समाज, अलबत्ता दूसरे तरह के समाज में उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियम और कर्म कांडों को नहीं मानते थे, और ना ही वे कई तरह के असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजातीय समाज कहा गया। क्या कहा गया? जिन लोगों ने आपका ब्राह्मणों द्वारा आपके सुझाव जिस प्रकार का दिए गए थे और जो उनके नियम और कर्म कांड दिए गए थे, उसको असमान वर्गों में आपका विभाजित किया, और अक्सर हमने क्या कह दिया कि ऐसे लोग आपके जनजातीय लोग हैं। यानी कि जो समाज के मूलभूत धारा से अलग हैं वो क्या हैं? जनजातीय लोग। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदार के संबंध से जुड़े होते हैं। कई जनजातीय खेती से अपनी आजीविका उत्पन्न करते हैं, तो कुछ दूसरी जनजाति के लोग शिकार संग्रह किया पशुपालक थे। कैसे थे? कोई आपका खेती करता है तो कोई आपका क्या करता है बच्चों? पशु पालते हैं। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं कि जिस जगह पर वो निवास कर रहे हैं वहां के जो आपके नेचुरल जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक आपका संसाधन है, वो उनका आपका पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए है। इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते हैं। कुछ जनजातीय खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। अब कह रहे हैं कुछ जनजाति क्या थी आपकी? खानाबदोश। खानाबदोश का मतलब है जो अपने खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जो आपका ऋतु प्रवास करते हैं। कि आपने देखा होगा कि जैसे ही आपकी सर्दी आती है तो वो पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं, और जैसे आपकी गर्मी आती है वो पहाड़ों पर आपका चढ़ना शुरू करते हैं। जैसे गुजर हो गया, बकरवाल हो गया, गद्दी हो गया, बहुत सारी ऐसी आपकी जनजाति हैं जो क्या करती हैं आपका आपका खाने के लिए आपका आप प्रवास करती हैं, और खासकर हम उन्हें आपका ऋतु प्रवास भी कहते हैं। वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती हैं। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारे पर नियंत्रण रखते हैं। क्या करते हैं? संयुक्त रूप से भूमि पर और चारे पर, क्योंकि उनके साथ जानवर चलते हैं, ये आपका पशु पालते हैं,
तो पशु पालते हैं तो उनके लिए चारे की आवश्यकता होगी, इसलिए वो उन चारे पर, उन भूमि पर नियंत्रण रखते हैं जो आपका प्राकृतिक रूप से उगते हैं, और खुद के बनाए गए नियमों के आधार पर अपने परिवार के बीच इनका बंटवारा करते हैं, और जैसे उनके फैमिली के नियम होते हैं उसी के अनुसार उनका क्या होता है, बंटवारा होता है। क्लियर है? ये है थोड़ा सा। अब देखिए, इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फल फूल रही हैं। ये जंगलों में, पहाड़ों में, रेगिस्तानों में, दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती हैं। कहां पर? जंगल में भी हो सकती हैं, पहाड़ों में भी हैं, रेगिस्तान में भी हैं, और दूसरे ऐसे दुर्गम जगह हैं जहां पर ये आपका निवास करती है। कभी कभी जनजाति पर विभिन्न आधारित शक्ति समाजों के इनका टकराव होता है। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आवाज को बरकरार रखा है और अपनी अधः संस्कृति को बचाया है, कि जो इनकी संस्कृति है, जिस तरह का इनका रहन सहन, कल्चर है, इन्होंने अपनी संस्कृति को और अपनी आजादी को बरकरार रखा है और उसको बचाया। आप देखते होंगे जो जनजातीय लोग हैं वो बेसिकली आपका हर समाज से उनका तौर तरीका, रहन सहन, खान पीन, उनके सामाजिक नियम बड़े अलग होते हैं। क्लियर है? तो आज भी देखते हैं कि हमारे संविधान में स्पेशल आपका जनजातियों के लिए कुछ स्पेशल आपका प्रोविजन है। क्लियर है? ताकि उनको समाज की मूलभूत विचारधारा से जोड़ा जा सके और आधुनिकता के साथ उनको भागीदारी बनाया जा सके। लेकिन जातीय आधारित और जनजातीय समाज दोनों में विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। टकराव और निर्भरता के इन संबंध में दोनों तरह के समाज को धीरे धीरे बदलाव के लिए काम दिया गया। और क्या होता है, धीरे धीरे ये चीजें आपकी कैसी हैं, बदलती रहती हैं, और ये बदलाव हमको आपको दिखता भी है। ठीक, आप कह रहे हैं कि जनजातीय लोग कौन थे। अब आपसे पूछे कि जनजातीय लोग कौन थे तो आप क्या बताएंगे, तो हम कह रहे हैं कि समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कह रहे जो इतिहासकार हैं, चाहे वो आपके किसी भी के आपके समय में रहे हो, मुसाफिरों का मतलब है जो लोग अपनी यात्रा वृत्तांत लिखते थे, जो लोग अपने यात्रा के दौरान, मान लीजिए किसी देश से आए हैं और वो लोग भारत में आकर अपना जब यहाँ पर घूमते थे तो उन्होंने भी जनजातियों के बारे में कुछ खास नहीं लिखा है। कुछ अपवादों को छोड़ दें, कुछ एक्सेप्शंस हैं, अगर आप उनको छोड़ दोगे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। कह रहे हैं कि जो जनजातीय लोग हैं उनके पास भी कोई लिखित दस्तावेज नहीं है जिनसे हम उनकी बहुत पुरानी जो ऐतिहासिक जो आपकी धरोहर है, संस्कृति है, कल्चर है, हम उसका पता नहीं कर सकते। तो ये चीजें कैसे ट्रांसफर हो रही हैं फिर आपका कल्चरली, तो ये माउथ टू माउथ आपका जनरेशन टू आपका जनरेशन ट्रांसफर हो रही थी। इनके अंतर्गत जो आपके जनजातीय लोग हैं, क्योंकि इनके विषय में कुछ खास जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन समृद्धि, रीति रिवाज और वाचिक मौखिक आपके परंपराओं में संरक्षण है। कैसे है? रीति रिवाज के तौर पर है, मौखिक आपका ट्रांसफर हुआ है, और वे कैसे एक दूसरे को आपका संरक्षण प्रदान करते हैं। ये परंपरा हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती है। ऐसी है, हर नई पीढ़ी को आपका विरासत में क्या है, ये सारी चीजें आपकी मिली हुई है। तो आपको इनको ध्यान देना होगा कि कैसे ये किसकी बात कर रहे हैं, कौन से विरासत की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमको इनको इसमें आपका देखना। इन वाच्य परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे थे। अब कह रहे हैं कि जनजातीय लोग भारत के लोगों के हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर आप लोग ट्राइबल जो आपकी कम्युनिटी है या जो आपके ट्राइबल लोग हैं, जनजातीय लोगों की बात करोगे तो भारत का हर क्षेत्र है कि जहां पर क्या मिलते हैं, ये लोग हमको देखने के लिए मिलेंगे। आप केवल ये नहीं कह सकते केवल पहाड़ों में मिलते हैं या केवल मैदानों में मिलते हैं, केवल जंगलों में नहीं, हर क्षेत्र है, कहीं पर भी ये आपका मिल सकते हैं। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव और समय के साथ बदलता रहता है। उस शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब के खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान बहुत प्रभावशाली थे। आपने देखा होगा कि खोखर जनजाति किस समय थी, 13वीं और 14वीं शताब्दी में। कह रहे कि इनका बड़ा प्रभाव था। और कहाँ मिलती थी खोखर, तो आपको पता होना चाहिए ये पंजाब है। और पंजाब आपका कैसा क्षेत्र है, मैदानी,
जहां पर कृषि अच्छी होती है। और जब 13वीं 14वीं की बात करोगे तो जो पाकिस्तान है वर्तमान में, जो आपका पंजाब प्रांत है, वो भी इसके अंतर्गत ऐड होता है, सिंध तक लगता था पंजाब। क्लियर है? तो 13वीं 14वीं शताब्दी की बात करें तो आपका पंजाब वाला पाकिस्तान इसके अंतर्गत हम लोग ऐड कर पढ़ेंगे। क्लियर है? यह बाद में गद्दाफर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमल खान गफर को बादशाह अकबर ने मनसबदार आपका बनाया। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर जाने से पहले ही लंघा और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल और शक्ति जनजाति थी जिसको कहते थे बलूच। अब देखिए, आपने देखा होगा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है आपका पाकिस्तान में, आज भी वहां एक जनजाति निवास करती है जो बहुत शक्तिशाली है, उसको बोलते हैं बलूच। आपने सुना होगा कि बलूच लोग हमेशा पाकिस्तान में क्या करते हैं, अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं और एक नया प्रदेश की मांग, एक नए देश की मांग करते हैं जिसका नाम है बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान वर्तमान आपके पाकिस्तान में ही है। अब देखिए, ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे आपके कुलों में बटे हुए हैं। कैसे बटे हैं? इनके मुखिया हैं और छोटे छोटे कुल हैं जिनमें आपके डिवाइड हैं, इनको बोलते हैं बलूच। पश्चिमी हिमालय में गद्दी आप गडरियों को जनजाति रही है। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में भी नागा, अहोम, कई दूसरी जाति पूरी तरह से प्रभुत्व है। आप कैसे हैं? नागा है, आप देखेंगे जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, मेघालय हुआ, मणिपुर हुआ, मिजोरम हुआ, त्रिपुरा हुआ, यहाँ पर जनजातीय प्रभुत्व बहुत ज्यादा है। क्लियर है? यहाँ अलग अलग आपको मिलेंगे मिकिर, ओमा, ओहोम, नाग, पटकाई, ये बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगी। आप कह रहे हैं कि मौजूदा बिहार और झारखंड में कई इलाकों में 12वीं शताब्दी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। कहां पर? दो स्टेट की बात कर रहा है, बिहार और झारखंड में क्या हुआ, 12वीं शताब्दी में कर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1551 में चेर लोगों पर हमला किया, उन्हें परास्त किया, उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बन रहे। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई तरह के किलों को आपका कब्जा लिया और इस पर जनजातीय को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे। देखा होगा कि संथाल जनजाति और मुंडा जनजाति, जिसका नाम है बिरसा मुंडा, एक आजादी से भी जुड़े हुए हैं, और संथाल विद्रोह भी होता है। क्लियर हो गया? ये कहां पर है? उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्र में। उड़ीसा में मुंडा है और बंगाल में आपका संथाल लोग रहते हैं। तो ये स्थिति है भारत के अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग क्षेत्रों में, जहां पर आपके जनजातीय लोग आपका निवास करते हैं या जनजातीय लोग आपका रहते हैं। अब एक बार थोड़ा सा आप ये देखिए, ये आपका मैप है जनजातीय आधार पर। तो ये जनजाति तो हो गई आपका पाकिस्तान की, ठीक है? ये देखिए, ये 12वीं शताब्दी का मैप है। और उसके बाद अगर नीचे चलोगे, हम दो पार्ट में देखेंगे इसके नीचे भी। सबसे पहले ये देखिए, ओम दिखाई दे रही है, कोंच दिखाई दे रही है, संथाल, मुंडा, चेर, ओरोन, गोंड, खौड़ दिखाई दे रही बच्चों, भील दिखाई दिया, कोली दिखाई दिया, महाराष्ट्र में मिलेगी, ये गुजरात में भी है। क्लियर है? बेदार भी है, देखिए मारवाड़ भी, ये सारी जनजातियां हैं। तो आप इनको एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये कहां कहां पर पाई जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और गौर करते हैं। अब एक बार रात में भी लोग
हिरण का शिकार कर रहे हैं। देखिए जो भील जनजाति के लोग हैं वो किस तरह से शिकार करते हैं, एक चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। हो गया, चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली, बेदाग और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के इलाकों में भी रहते हैं, कुछ और दक्षिणी में कोरगात, बेतार, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी है। यानी कि आप देख सकते हो कि जनजाति कैसी हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या में आपका निवास करती है। और आपको एक चीज पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि हर जनजाति का तौर तरीका, कल्चर, रहन सहन, निवास स्थान, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति एक दूसरे की जनजाति से बड़ी अलग होती है। आप ये ना समझिए कि अगर मान लीजिए अहोम है या मुंडा है या कोई आपकी संताल है वो सब एक जैसी होंगी, नहीं। हर एक जनजाति एक दूसरे से बिल्कुल आपका कल्चर में एक दूसरे से बड़ी कैसी होगी, अलग होती है। कैसी होती है, एक दूसरे से बहुत आपकी डिफरेंट होती है। यह आपको पता होना चाहिए कि सांस्कृतिक तौर पर। अब कह रहे हैं कि भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली है। 16वीं शताब्दी का अंत आते आते उनमें से कई एक स्थान पर बस गए, खेतियार और यहां तक के जमींदार भी बन चुके थे। तभी भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्रहक बने थे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए हैं। गोंड कहां कहां फैले हैं, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब में जो गौड़ जनजाति है बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े क्षेत्र में आपका फैली हुई है। क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे खाना बदोश की, कि खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। तो सबसे पहले एक बार ये आपको इमेज दिखाई गई है, आप इसको गौर करके देखिए और छोटा सा एक विचार बनाइए इस इमेज को देखकर कि आपके मस्तिष्क में क्या विचार आता है इस इमेज को देखने के बाद। देख लिया आपने। अच्छा, कौन होते होंगे खाना बदोश लोग? चलिए आगे देखें। चलिए, खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। खाना बदोश चारवाहा अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते रहते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशु चारी उत्पाद पर निर्भर था। वे खेतिहार गृहस्थों से अनाज, कपड़े और बर्तन ऐसी चीजों को आपका खरीदते थे। ठीक, अब देखिए खाना बदोश का मतलब क्या है, जो आपका चारे के जानवरों के साथ आवागमन में दूर दूर तक आपका जाते हैं, हम उनको कह सकते हैं। हम उन्हें क्या कह सकते हैं कि ये लोग खाना बदोश हैं। और क्या करते थे, जो इनके जानवर हैं उन जानवरों के साथ ये आपका दूर दूर तक आपका घूमते रहते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पाद पर निर्भर था, यानी कि जो जानवरों द्वारा जो आपका दूध होगा और जो अन्य उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट हैं, दूध, दही, मक्खन पर भी आपका डिपेंड थे। वे खेतीहार, जो यानी कि जो आपके किसान होते थे, वो किसानों से क्या खरीदते थे, अनाज खरीद लिया, कपड़े खरीद लिए, बर्तन खरीद लिए, इस तरह से उनकी गुजर बसर थी। अब देखिए इन चीजों के लिए वे ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। यानी कि अगर उनको अनाज चाहिए, बर्तन चाहिए और कपड़े चाहिए तो उन्हें आपका बदले में ऊन और घी जैसी चीजों को आपका एक्सचेंज करना पड़ता था, तब उनको चीजें मिलती थी। विनिमय का मतलब है एक्सचेंज। कुछ खाना बदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए सामान को खरीद फरोख्त भी करते थे। क्या करते थे, वो सामान की आपका खरीद फरोख्त भी आपका करते थे। क्लियर है। अब देखिए एक इमेज हमने देखी थी अभी, और क्या दिखा रहा है इसमें, देखिए कह रहे हैं कि घुमंतू व्यापारी की श्रृंखला भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी।
यह मेवा इकट्ठे कर कर ऊंटों पर लाद कर मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुओं को भारत लाते थे और बाजरे और अन्य वस्तु से उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। तो यानी कि जो आपके सूखे मेवे उधर हो रहे थे मध्य एशिया में, उनको ऊंट पर लाद कर कहां लेके आते थे? भारत में। और फिर उनको क्या करते थे, यहाँ के जो स्थानीय बाजार हैं, जो आपकी लोकल मार्केट है, उन लोकल मार्केटों में वो उनको बेचते थे। क्लियर है? तो इस तरह से ट्रेड होता था। तो जो लोग इस तरह से रहते थे, घूमते थे, हमने उनको क्या कह दिया? ये खानाबदोश लोग थे। और किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे, ये भी आपने देखा कि जो जानवरों का दूध है या उससे संबंधित जो उत्पाद है, उन पर ही निर्भर थे। गेहूं, कपड़ा, बर्तन के लिए वो लोग आपका विनिमय यानी कि एक्सचेंज अपनाते थे, जिन्हें उन्हें बदले में ऊन, घी या वन से जुड़ी कोई भी उत्पाद संबंधित चीज उनको देनी पड़ती थी, तो ही उनको अनाज वगैरह आपका ये सारी चीजें आपको मिलती थी। अब कहते हैं बाजरा लोगों की सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक खानाबदोश थे। कारवा यानी कि टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अध्याय 3 में बंजारों का यही इस्तेमाल नगरों के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जागीर ने इन्हें अपने स्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाते और शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए कितने बैलों को अनाज ढोने की आवश्यकता होती होगी? अब देखिए क्या कह रहे हैं। कई आपका पशुचारी जनजाति मवेशी, घोड़े और जानवरों को पालने और पोसने में संपन्न थे। हाथी उन्हें बेचने का काम भी करते थे। छोटे मोटे फेरी वाले कई विभिन्न जातियों में एक गांव में एक दूसरे का भ्रमण करते थे। लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई, मोटे तौर पर आपके बने माल बनाते थे और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों एवं तमाशीवानों की भी जातियां थी। विभिन्न नगरों और गांवों में भी कमाई के लिए आपका कला का प्रदर्शन करते थे। क्या करते थे? अपनी कला का प्रदर्शन वो लोग करते थे। अब कह रहे हैं कि कांस्य मगरमच्छ का एक चित्र बनाया है गोड़ ने। किसका बना है? कांस्य का। आप इसको देखिए, फिर मैं आपको थोड़ा बंजारों के विषय में आपको और बताऊंगा। चलिए, देखा आपने इतना? तो एक बार फिलहाल जितना हमने सारा पढ़ा है, इसमें किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आया हो, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से अपने डाउट को, अपनी क्वेरी को आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए आप मुझसे। चलिए, नहीं है किसी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? तो एक बार मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप लोग इसको घर पर जाकर अच्छे से रिवीजन करिए, इसको पढ़िए। कोई डाउट, कोई क्वेरी आपकी बनती है तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।